और कैसी जा रही है आपकी स्टडी? बस थोड़ा चीज़ों को ध्यान से करना है, समझ के करना है। और आज हम ले रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th फिजिक्स। मेन टॉपिक्स रहेंगे आज हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ पढ़। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आपके पास एक कंडक्टर है और ए बी, मान लीजिए आपने कंडक्टर लिया, ए एंड है, ये बी एंड है, और यहाँ इसमें एटम्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो अपनी साइड पे आप कह सकते हो पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इनमें मूव करता है थर्मल एजिटेशन की वजह से, कोई भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस तरह से कहीं जाएगा, मोशन करेगा, फिर इसका कोलिजन होगा, यहाँ कहीं टकराएगा, फिर कोलिजन होगा, यहाँ कहीं टकराएगा, फिर कोलिजन होगा, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ। तो हर इलेक्ट्रॉन की कुछ इस तरह की मोशन होती है थर्मल, कि हाँ इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो फिर यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आप कह सकते हो E जब 0 है तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, और एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम ले रहे हैं कंडक्टर के अंदर, तो उनका जब हम एवरेज लेंगे, हम मान के चलते हैं अगर लेफ्ट टू राइट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो यू विल गेट द एवरेज थर्मल वेलोसिटी एट 0, इक्वेशन 1। अब इसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया किसी वोल्टेज सोर्स से, तो ए एंड को मान लीजिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने ज्वाइन किया, तो इसका पोटेंशियल कुछ हाई होगा, मान लीजिए V नॉट प्लस V, और बी पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल से, उसका पोटेंशियल मान लीजिए V नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया अक्रॉस द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आपके एटम्स हैं यहाँ पे, आयंस रखे हैं अपनी साइड पे, और जो आयंस होते हैं अपनी साइड पे वो भी थर्मल जो टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर पे वो भी ऑसिलेट करते हैं अपनी पोजीशन के इन ऑल डायरेक्शंस 3 डायमेंशनली। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एवरी इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल मोशन थी वो तो थी, लेकिन अब उसको लगातार एक एक्सेलरेशन मिल रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट जो उसकी मोशन होगी वो कुछ एवरेज वेलोसिटी उसको अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इस तरह से जा रहा था, थर्मल मोशन अब भी है, लेकिन साथ के साथ उस पर एक एक्सेलेरेशन अप्लाई हो रहा है। एक्सेलेरेशन अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक वेलोसिटी उसको अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E 0 नहीं है, अब E की कोई ना कोई वैल्यू है, तो उस टाइम पे अगर हम कहें एवरी इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स होगा -EE। और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरी इलेक्ट्रॉन will have this acceleration,
देयरफॉर अगर हम अब बात करें कि अब किस तरह की मोशन होगी कि एवरी बिटवीन एवरी टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स मेमोरी, विल लूज इट्स एनर्जी एंड इट विल स्टार्ट फ्रेशली आफ्टर एवरी एनकाउंटर मूविंग ऑफ इन रैंडम डायरेक्शन. But in the average time tau between collision, the average electron will acquire a drift speed of speed due to acceleration produced in it. So therefore average velocity of each electron, each of the n electron is given by, जिसको हम drift velocity कहते हैं. तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले क्या थी u1, अब उसको ए एक्सलेशन मिला है, मान लीजिए उसका रिलैक्सेशन टाइम तो 1 लेंगे हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी u2, उसको भी ए एक्सलेशन है और मान लीजिए उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन तो 2 है. ऐसे ही एंड सो ऑन अप टू nth इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसकी थर्मल वेलोसिटी un थी और अब उसको एक्सेलेरेशन मिला और उसका मान लीजिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम 2n है. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एवरेज टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. क्लियर है. तो डिवाइड बाय n जितने भी, तो इसका एवरेज निकालोगे और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप u1 यू कैन राइट लाइक दिस un बाय n प्लस ए एक्सेलेरेशन कॉमन और ये पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ये सेकंड का, ये nth का और डिवाइड बाय n. तो ये आपके वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज द 0 एंड दिस इज a और एवरेज यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड का, nth का डिवाइड बाय n का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और a की वैल्यू आपको पता है, ए आपको इक्वेशन अगर मैं इसको 2 बनाऊं या बी बना देते हैं तो एवरेज ए की वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस ई बाई m2. तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से यू विल गेट ए करंट इन द सर्किट. So drift velocity is the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in the direction opposite to the direction of electric field. तो इलेक्ट्रॉन्स को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज मिल गई जिसकी वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे. क्लियर है. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये रिलेशन आ गया, बस अब इसको याद रखना है. तो इसमें कुछ भी आपने नहीं किया, पहले एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर हर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेशन मिला बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन. कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर कोलिजन होने के बाद अपनी एनर्जी लूज करेगा, फिर दोबारा स्टार्ट करेगा और इस तरह से उसको एक एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और उसका एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं. क्लियर. कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां इसको देख सकते हैं. अब हम बात करेंगे, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, अब इलेक्ट्रॉन आपका चलना शुरू. बार आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो ये क्या होती है. मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को, अभी आपने पढ़ा था, जब आपको ये आपका कंडक्टर है और ये एंड ए लिया था आपने, ये बी लिया था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो आपके इलेक्ट्रॉन को इधर को एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई थी. क्लियर है. ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे. तो मोबिलिटी डिफाइंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इट इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. क्या कहते हैं हम इसको? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर. तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यहां मोबिलिटी हो जाएगी आपके चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है. तो मोबिलिटी इसका मतलब ये बताएगा कि आपका जो चार्ज कैरियर है वो कितना इजीली मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पे.
ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका इसका मतलब जो मोबिलिटी है चार्ज कैरियर की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर मैं वीडी की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था इससे पीछे में, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई बाई एम, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस नहीं लिया हमने, वो नहीं लिया। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो वी विल गेट ई टो बाई एम। तो कोई भी आपको कह सकता है इसका मतलब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज कैरियर। तो हम जब कंडक्टर्स में तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है आपका चार्ज कैरियर, तो उसमें मोबिलिटी सभी इलेक्ट्रॉन की आप बराबर लेंगे। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में दो तरह की चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हो जाएगी ई टू बाई एम ई, इलेक्ट्रॉन का मास। और एक दूसरा चार्ज कैरियर होता है पॉजिटिव, दैट इज होल, और उसकी जो मोबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ई टू बाई, और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम दोनों का अलग हो सकता है, तो एच से डिनोट करते हैं होल को, एम एच। लेकिन जो इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन होल का, वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले। देयरफॉर जब हम बात करेंगे मोबिलिटी की, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होगी होल्स के मुकाबले। मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ कि द फास्टर द पार्टिकल मूव एट ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ द लार्जर इज द मोबिलिटी। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने पे कोई चार्ज कैरियर जितना फास्ट मूव करता है, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी अच्छी है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा यहाँ ध्यान रख। तो ये आपकी क्वांटिटी हो गई। और आपको कोई कहे कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा है ये म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट अगर मैं बात करूं तो वी की यूनिट, वी डी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये होता है आपका वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं यूनिट कहूं तो वी कैन से वोल्ट पर वोल्ट, मीटर इज पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अगर मैं यूनिट यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मीटर पर सेकेंड, और आपको पता है कि यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो न्यूटन पर कूलाम भी होती है। तो इस हिसाब से दूसरी अगर हमें यूनिट लिखूं तो पर न्यूटन कूलाम मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हो आप। तो यूनिट निकालनी आपको आनी चाहिए, आपको उसके भी पता है, वेलोसिटी की भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दिस इज मोमेंट। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई तो आपके कंडक्टर में करंट फ्लो करनी शुरू करेगी। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये आपका कंडक्टर है, और हम अब जो आयंस की पोजीशन है उन्हें दिखाने की जरूरत है। बस हम इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें समझने के लिए, हम पता ही चल ही चुका है कि आयंस तो है ही अपने लैटिस साइड पे, इलेक्ट्रॉन उनसे कोलाइड भी हो रहे हैं। लेकिन हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, जब एंड्स के अक्रॉस हम कोई बैटरी सोर्स ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इनको एक एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, आपके कंडक्टर के अंदर इस तरह से मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है? तो अगर हम बात करें कि इसका हम कोई क्रॉस सेक्शन या पूरे कंडक्टर की बात कर लेते हैं। पूरा कंडक्टर अगर आपका एल लेंथ का है, कितना है? एल लेंथ का कंडक्टर है, ये एल लेंथ का कंडक्टर है। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो उनकी वजह से सर्किट में करंट कितनी होगी। तो पूरे कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा। अब मान लीजिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और L इसकी लेंथ है, तो वॉल्यूम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, हम सॉलिड उसकी बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो खाली इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होंगे। Al वॉल्यूम हो गया, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इट इज द टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर। और मान लीजिए ये चार्ज पूरा, अगर मैं कहूं कि B पॉइंट से जब आपने A और B के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया, तो ए एंड से कितना चार्ज फ्लो, ये सारा चार्ज ए एंड से फ्लो कर जाएगा, लेकिन कितने टाइम में? तो टी टाइम में अगर ये चार्ज पूरा क्यू चार्ज इस पूरे कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगा, तो एल इसकी लेंथ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो ये चार्ज है जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर, और टी टाइम में ये पूरे कंडक्टर को क्रॉस कर जाएगा। तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो कितनी कंडक्टर के अंदर से करंट होगी? तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो टी से डिनोट कर दीजिए, आपके पास क्यू की वैल्यू है एन ए एल ई और टाइम हो गया एल अपॉन वी डी। क्लियर है? और वी डी अगर इस तरह से हम ये चीजें देखते हैं तो यहां से हमें आई इज इक्वल टू मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू ए और वी डी यहाँ पे हो गया और इसकी वैल्यू रख देंगे ए एन ई, एल से एल कर जाएगा, वी डी ऊपर जाएगा, तो ए एन ई वी डी। तो दिस विल बी, वी डी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड, तो सिंपल रिलेशन है, चार्ज हुआ आपके कंडक्टर के अंदर इतना, टाइम इतना होगा, यानी कि टी टाइम लगेगा पूरे चार्ज को इस कंडक्टर से फ्लो करने के लिए। तो करंट का मतलब होता है क्यू बाई टी, हम वैल्यू रख देंगे और वी विल गेट आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। और अगर कोई कहे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई अपॉन ए, तो एन ई वी डी, और आई अपॉन वी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी आपके कंडक्टर की हुई एन ई वी डी के बराबर, और ये आपका एक्सप्रेशन हो गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और कोई कहे इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आपका जो करंट डेंसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे इज इक्वल टू, और वी डी भी वेक्टर है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे फिर तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, दैट इज पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में, और वी डी आपका इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो एन ई वी डी और माइनस साइन आपने ले लिया, तो इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो बस ये इक्वेशन है, टोटल चार्ज, टोटल टाइम, करंट हो जाएगा क्यू बाई टी और यू विल गेट द करंट, और करंट डिवाइड बाई ए से करंट डेंसिटी। तो जे क्या हो गया? करंट डेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। वी डी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये इसके अपोजिट ली जाएगी। क्लियर है? तो ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया, इसको आप एक बार फिर देख सकते हैं। कोई कहे कि अभी जो आपने ये अभी रिलेशन निकाले हैं, इनसे आप ओम्स लॉ को ड्राइव करिए, तो डेरिवेशन और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो बस ये रिलेशन लेके चलिए। आपने अभी पढ़ा कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बराबर होता है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी डी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी डी की वैल्यू आपने अभी की निकाली थी ए एन ई, जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ई बाई एम टू, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पढ़ी है, ई बाई एम टू। क्लियर है? इन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो आपका रिलेशन आ जाएगा ए एन ई स्क्वायर, यहाँ दो ई, और वी ई की जगह हम वी ए अपॉन एल लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने ई टोटल कंडक्टर के अक्रॉस, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी है, लेंथ उसकी एल है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई एल हो गया, तो वी बाई एम एल टू। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं वी अपॉन आई निकालूं, वी अपॉन आई, तो ये क्या हो जाएगा? आप देखना, आप रिलेशन निकाल के एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू ए,
और जो राइट साइड में क्वांटिटीज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m हो गया, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन का, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो अगर टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, स्ट्रेन ये चेंज नहीं होती है तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा राइट साइड। और अगर ये कांस्टेंट है तो V अपॉन I कांस्टेंट आपने पढ़ा था, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, V प्रोपोर्शनल टू I, एंड इट इज ओम्स लॉ। तो इसी से आपने रिलेशन से ओम्स लॉ को फाइंड कर लिया, और ये आपको एक रिलेशन में एक और मिल गया कि आपको पता चल गया वेयर R इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टू A। तो आप बता सकते हैं कि आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस का भी आपको एक्सप्रेशन मिल गया। क्लियर है? तो बस सिंपल है, इस तरह से आपको पढ़ना है, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। आगे चलते हैं। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन याद रखना। कोई कहे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, इसको थोड़ा ओम्स लॉ, तो इसमें बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना है। आपका कंडक्टर मान लीजिए ये आपने बार बार आज इसी को पढ़ रहे हैं हम, और कंडक्टर का मान लीजिए V नॉट प्लस V, यहाँ V यानी कि V नॉट यानी कि V आपने इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मान लीजिए इसमें से करंट फ्लो कर रही है I, R इसका रेजिस्टेंस है, तो आपने अभी पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। लेकिन V इक्वल टू आई आर तो कंडक्टर के लिए है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कंडक्टर का होता है, रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल की होती है। तो अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखें, कंडक्टर के लिए ना लिखें, उसके मटेरियल के लिए सी की फॉर्म क्या हो जाएगी, हमें पता है V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EL। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा आपके कंडक्टर में, दैट विल बी इक्वल टू V बाई L। तो यहां से V इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं EL I, और R आपको पता है रो L अपॉन A, R का रिलेशन हमने पढ़ा था, तो L से कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू I हमने स्मॉल करंट से दिखाया है, तो उससे कोई नहीं, नोटेशन जैसे भी रखो एक जैसा रखो हर जगह। तो पीछे हमने स्मॉल I लिया था, तो यहाँ पर भी हम स्मॉल I से दिखा देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल I लेना चाहे कैपिटल I ले लीजिए, और ये हो जाएगा I अपॉन A, और दैट इज इनटू J करंट डेंसिटी, सॉरी I अपॉन A इंटू रो I अपॉन A, और इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रो J। तो करंट डेंसिटी की टर्म में हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो जहां V इक्वल टू आई आर लिख रहे थे, देखिए ध्यान से, V इक्वल टू हमने लिखा था आई आर, इक्वेशन A, तो जो इक्वेशन 1 आई वहां पे V की जगह बस I आ गया। हम मटेरियल की बात करेंगे, अब कंडक्टर के लिए ना हो गया, मटेरियल की रिलेशन हो गया, R की जगह रो आ गया, और करंट की जगह बस करंट डेंसिटी आ जाएगा। तो आपका ये भी ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्म है, और इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में भी ओम्स लॉ को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे E भी वेक्टर क्वांटिटी है और J भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। क्लियर है? J करंट डेंसिटी, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये सारे टॉपिक करेंगे, बड़े इजी हैं, बड़े समझ के आप करोगे तो कुछ नहीं है, और जितने भी हमने ये टॉपिक किए इनके बेस पे कुछ नहीं। पहला एक क्वेश्चन है, estimate the term drift velocity, estimate the term drift velocity of electrons in a copper wire, in a copper wire of cross sectional area
1.0 into 10 to the power minus 7 meter square, carrying a current of 1.5 ampere. Assume the density of conduction electrons to be 9 into 10 to the power 28 मीटर पर मीटर क्यूब, सॉरी। तो अब आपको निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, और आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो उन्हें आपको गिवन को पहले सबसे नोट करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया आपको, कंडक्टर है आपके पास ये, और आपको जो जो वैल्यू दी है उनको नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है इसका, दैट इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। क्लियर। करंट दिया है इसके अंदर, दैट इज 1.5 एम्पियर, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। और हमें निकालना क्या है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की निकालनी है। तो अगर करंट फ्लो कर रही है इसमें से आई, तो आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे कुछ रिलेशन आपने पढ़ा था, वो एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो I अपॉन ए और एन ई, आई करंट है दैट इज 1.5 एम्पेयर दिया है क्वेश्चन में, और 1.0 ये एरिया दिया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो सारी ऐसा यूनिट है, तो आंसर में ऐसा यूनिट में ही आएगा, मीटर पर सेकेंड। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1.402 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, और 1.402 मिलीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है, और देखना आपके ऑर्डर क्या है, 1 मिलीमीटर से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 1.4 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर ही जाएगा बस। जबकि उसकी थर्मल जो वेलोसिटी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया था, जब आपको करंट नहीं मिल रही थी, उसका ऑर्डर था 10 टू द पावर 5 से, वेरी वेरी ग्रेटर वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2, और यहां पे हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन है, 2 कंडक्टिंग वायर्स, x and y ऑफ सेम डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, but different materials are joined in series, आपने इनको सीरीज में ज्वाइन किया, इन सीरीज across a battery, ठीक है। if the number density of electrons in X is twice that in Y, find the ratio of drift velocities of electrons into wires,
इन 2 वायर्स। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, 2 वायर है, दोनों के डायमीटर सेम है, लेंथ की तो जिक्र नहीं किया है ना इसमें, नहीं लेंथ नहीं किया है, तो डायमीटर सेम है, दोनों वायर को आपने ज्वाइन कर दिया, एक आप x में कह रहे हैं, एक को y कह रहे हैं। क्लियर है। अब आपने क्या किया, दोनों का कुछ आपको गिवन है, इनकी पैरामीटर्स, पहले का एरिया मान लीजिए ax है, दूसरे का ay है, दोनों बराबर दिए हैं, वैल्यू दी नहीं तो आप a मान सकते हैं, ये गिवन है आपको। और दूसरी चीज है कि nx नंबर डेंसिटी ऑफ x मान लीजिए और नंबर डेंसिटी ऑफ y का डबल है, तो अगर मैं y में n ले लूं तो इसमें 2n ले सकते हैं, ये भी एक तरह से गिवन हो गया आपके लिए। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं मान लीजिए x में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vx से डिनोट करो और y में v, इससे तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x एंड y। तो कर दीजिए इसका एग्जीक्यूशन। क्या करेंगे आप, पहले आपको पता है, फॉर्मूले पता है, पहले अगर मैं x की बात करूं तो Ix इज इक्वल टू होगा ANEVD होता है, तो ANX EVX, ठीक है। और IY करंट इन सेकंड, ये होगा AX था यहाँ पे, और ये AY हो गया, NY E और VY। लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं AX को A का कहेंगे और NX हो गया 2N E और ये हो गया VX। क्लियर है। और ये आपका चला गया A, लेकिन NY तो N है, E और VY, इक्वेशन A और B। लेकिन आपने दोनों कंडक्टर सीरीज में लगाए हैं तो करंट आपकी सेम रहेगी, तो Ix इज इक्वल टू हुआ IY, सीरीज में करंट सेम होती है, तो इस हिसाब से मैं दोनों एक्सप्रेशन को अगर बराबर करूं तो वी विल गेट A इंटू 2N E VX इज इक्वल टू A N E VY। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन से Vx अपॉन Vy निकालता हूं तो वी विल गेट 1/2। तो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बस सिंपल क्वेश्चन है, जो वैल्यूज दी हुई हैं गिवन उनको ध्यान से नोट करना है और फॉर्मूला देखना है, अपनी कंडीशन देखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी है, उन्हें अप्लाई कर देना है। तो आज आपने ये जो टॉपिक्स किए हैं इनको जरा ध्यान से देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फिर आपने मोबिलिटी, फिर करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन, और फिर अपने ओम्स लॉ भी आपने डिराइव किया था इस प्रिंसिपल से जो आज हमने गेट किया, और फिर हमने ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कही है या अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, और ये हमने 2 न्यूमेरिकल किए हैं। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।